हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में ऑर्डर 2 करेंगे। कल हमने ऑर्डर 1 किया था। मैंने कहा था आपको ऑर्डर 1 और 2 रिलेट करते हैं। तो उसमें है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज़ मेनली, और यहाँ पे है कॉज ऑफ एक्शन के बारे में। तो ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 को हम इकट्ठा पढ़ते हैं। कई बार दोनों को मिला के भी मेंस का क्वेश्चन भी आ जाता है। वो हम मेंस जब मैं आपको क्वेश्चंस पिक करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस तरह के क्वेश्चन की कैसे रिलेट होते हैं। तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सीपीसी में, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी। ओके, ऑर्डर 2 बात करता है फ्रेम ऑफ सूट की, यानी कि सूट को फ्रेम कैसे करना है। तो बेसिकली इस ऑर्डर में अगर मैं पूरा सब रूल का जो भी जितने भी इसमें रूल हैं ओवरव्यू लूँ तो इस तरह से कि कैसे क्लेम और रिलीफ जो प्लेंटिफ लेना चाहता है वो जुरिस्डिक्शन के अंदर आने के लिए रिलिंक्विश छोड़ भी सकता है, और किस तरह से आप जो कोज ऑफ एक्शन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो रूल 1 वही कहता है मेनली कि सूट जो है, फ्रेम ऑफ सूट कैसे होगा। एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड। ठीक है, यानी कि सूट जो है इस तरह से फ्रेम किया जाएगा सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन, यानी कि इस तरह से सूट फ्रेम होगा कि फाइनल डिसीजन डिलीवर हो जाए अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग दैम। यानी कि 2 पॉइंट याद रखना, एक तो कि फाइनल डिसीजन आ जाए और फर्दर लिटिगेशन बच जाए। ठीक है, तो सूट फ्रेम्ड एज सच दैट फाइनल डिसीजन विल बी डिलीवर्ड एंड फर्दर लिटिगेशन प्रिवेंटेड। रूल 2 बात करता है कि सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, यानी कि रूल कहता है कि जो भी सूट है उसमें सारा क्लेम इंक्लूड होना चाहिए। Every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court। यानी कि मान लो 1100 का क्लेम आपको करना है और जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की वो है 1000 तक की। तो अब आपको लगता है कि मैं क्यों ना 100 रुपये उसमें कम कर दूं ताकि जुरिस्डिक्शन में वो आ जाए, तो वो ऐसा कर सकता है, रिलिंक्विश जो है कर सकता है। यही कहता है सब रूल 1 रूल 2 का कि इन सूट द क्लेम विच प्लेंटिफ इज एंटाइटल फॉर कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, तो वो ऐसा कर सकता है। और जो एक्सेप्शन कहती है कि प्लेंटिफ जो है रिलिंक्विश कर सकता है सो दैट सूट केम अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। उसके बाद सेकंड रूल सब रूल कहता है 2 का, अभी ये सेकंड हमारा रूल चल रहा है कि रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द क्लेम। ठीक है, यानी कि अगर एक प्लेंटिफ ओमिट करता है या इंटेंशनली जो है छोड़ देता है कोई क्लेम, उसके बाद वो आगे चल के उसको जो है क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि उस क्लेम पे वो स्यू नहीं कर सकता। ठीक है, आपने क्लेम में एक पार्ट छोड़ दिया, बाद में चल के आप उस क्लेम पे जो छूटा हुआ था उस पे आप स्यू नहीं कर सकते जो सो ओमिटेड और रिलिंक्विश्ड। ठीक है, थर्ड सब रूल कहता है ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स, यानी कि ए पर्सन एंटाइटल टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन मे स्यू फॉर ऑल। ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है कि पर्सन एंटाइटल्ड है एक से ज़्यादा रिलीफ सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, तो वो स्यू कर सकता है सभी पे या जो भी रिलीफ उसमें से कुछ है उन पे। अगर वो ओमिट करता है तो वो बाद में चल के उस रिलीफ को डिमांड नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता उस रिलीफ पे, लेकिन अगर कोर्ट की लिव ले ली है तो वो कर सकता है। ठीक है, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ। ठीक है, यानी कि ये कॉज ऑफ एक्शन है। ठीक है, उस पर कई सारे रिलीफ हैं, उसने ये वाला छोड़ दिया, इन पे कर दिया, तो वो ऐसा कर सकता है। अगर ओमिट करता है बिना ली वो, यानी कि कोर्ट की लिव लिए बिना ही वो ओमिट कर देता है तो बाद में स्यू नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो क्या कहता है
कि इस पर जो रूल है इसमें ऑब्लिगेशन और कोलेटरल सिक्योरिटी जो है परफॉर्मेंस की और सक्सेसिव क्लेम की, वो एक ही कॉज ऑफ एक्शन में मानी जाएगी। ऐसा कुछ खास नहीं, इसमें सिंपल यही बात बताई गई है, ठीक है, ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है। इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, डीजेएस का फेवरेट ये है पार्ट, यहाँ से पूछ लेते हैं इस इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन कि ए ने मान लो बी को दिया घर, ठीक है, और 1200 के रेंट पे, ठीक है। अब रेंट जो है 1905, 1906, 1907 का अनपेड रह गया, ए ने बी ने दिया नहीं, ठीक है। अब ए स्यू करता है 1908 के लिए, ठीक है, 1908 में करता है 1906 के रेंट के लिए। अब उसने ना 5 वाला किया और ना 7 वाला किया, तो अगर वो बिना उसके करता है लीव ऑफ कोर्ट के, तो फिर वो बाद में उन पे स्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रिलीफ क्या है और कॉज ऑफ एक्शन पे कई सारे रिलीफ हैं, तो इनमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 2 चीज़ें ध्यान रखना, फर्स्ट सबसेक्शन बात करता है अबाउट क्लेम, क्लेम छोड़ा है आपने, और थर्ड बात करता है ए कॉज ऑफ एक्शन पे कई सारे रिलीफ हैं और आप रिलीफ छोड़ रहे हो, ये जुरिस्डिक्शन वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा, आप रिलीफ छोड़ देते हो तो बाद में आप उसको नहीं करोगे बिना लीव ऑफ कोर्ट के। यहाँ कोई लीव ऑफ कोर्ट नहीं यूज़ हुई है, ये थर्ड में यूज़ हुआ है, तो रिलीफ क्लेम ये सब आपको अच्छी तरह से डिफरेंस इनका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रूल 3। रूल 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें मेंस के क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में। ऑर्डर 1 और रूल 1 और रूल 3 जो हम पढ़ के आए पिछली वीडियो में, वो और ऑर्डर 2 रूल 3 को मिला के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं ज़रूर उन्हें पिक करूँगी। एक बार आप सीपीसी कवर कर लें, उसके बाद मैं मेंस क्वेश्चन ज़रूर उठाऊँगी, क्योंकि अभी मैं एक बार आपको प्रोविजंस करवा दूँ बेयर एक्ट के, इससे प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, और मेंस के लिए तो हमें थोड़ी अलग तैयारी करनी ही पड़ती है। हाँ, समझने के लिए बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल है, लेकिन मेंस का जो थोड़ा तैयारी होती है वो अलग होती है, ठीक है। और अगर आप अभी मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बात बता देती हूँ आपको, अगर आप अभी मेंस की कर रहे हैं तो उसमें तो प्रीलिम्स की हो सकती है तैयारी, ठीक है, आप साथ साथ कर रहे हैं, मान लो अभी से आप अगर क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम मिलता है बाद में, तो बेटर है अगर जब तक डेट नहीं आती तब तक कुछ आप क्वेश्चंस लिख के देखें, प्रीवियस ईयर के उठाएं ज़रूर और उन्हें लिख के देखें। कोई नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मेंस का क्वेश्चन मैं वीडियो उस पर बना दूंगी। कोई अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है या उसका मटेरियल नहीं मिल रहा है कि कैसे लिखना है, तो कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्रीलिम की जब आप मेंस की कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ हो जाती है, क्योंकि आप मेंस के लिए फिर सारा जो प्रोविजंस है आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होता है। तो लेकिन जब आप केवल बेयर एक्ट कर रहे हैं, प्रीलिम की कर रहे हैं, तो उसमें कोई मेंस की तैयारी नहीं होती, समझने के लिए हो जाती है कि, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है लिखना वगैरह तो वो राइटिंग प्रैक्टिस से ही होती है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मेंस का थोड़ा सा अभी स्टार्ट कर दें, अभी टाइम है, अभी जब तक प्रीलिम्स की डेट नहीं आती है 15-20 दिन का तो वो टाइम देंगे ही, तो उसमें आप एमसीक्यू वगैरह ज़्यादा उठाइए, अभी भी कीजिए 1-1.5 घंटा, लेकिन अब अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अब, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। चलिए, एक्स्ट्रा गन हो गया हमारा। अब रूल 3 है ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। यानी कि आपने जब मैंने ऑर्डर 1 करवाया था, रूल 1 रूल 3 में ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज़ पढ़ा था, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन होता है। अभी मैंने आपको रूल 2 बताया, तो उसमें बताया था कि ए कॉज ऑफ एक्शन पे कई सारे रिलीफ होते हैं, तो अब कॉज ऑफ एक्शन को ही जोड़ देना, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, ए प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन, एक ही सूट में वो कई सारे जो कॉज ऑफ एक्शन है उनको जोड़ सकता है अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स ज्वाइंटली, यानी कि या तो एक के खिलाफ है या कई सारे हैं, ठीक है। और
and any plaintiffs having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendants jointly may unite such causes of action in the same suit. ठीक है, यानी कि फर्स्ट सब रूल कह रहा है कि कई सारे कॉज ऑफ एक्शन हैं, अगर सेम डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स कई सारे हैं उनके खिलाफ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन में कहता है कई सारे प्लेंटिफ हैं, ठीक है, पहला वर्ड है प्लेंटिफ और यहाँ प्लेंटिफ्स लिए हैं यानी कि एक से ज़्यादा हैं, उनका कॉज ऑफ एक्शन है तो वो भी ज्वाइंटली जो है फिर वहाँ पे ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो मैंने बताया आपको ये ऑर्डर 1 रूल 1 और ऑर्डर 1 रूल 3 के साथ कनेक्ट होते हैं। मेंस के क्वेश्चन में हम इससे रिलेट करेंगे। अभी आप इतना समझिएगा कि जो ये ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ है ये यहाँ पे आ सकता है और ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी, जो ये बोला ना प्लेंटिफ्स कई सारे हैं और कॉज ऑफ एक्शन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अगेंस्ट द सेम और डिफरेंट डिफेंडेंट्स। और सेकंड इसमें रूल कह रहा है कि जब कॉज ऑफ एक्शन यूनाइट हो गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो जो उनका सम आएगा वो जुरिस्डिक्शन तय करेंगे किसकी, कोर्ट की। तो वो डिपेंड करेगी अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट, जो भी उनका अमाउंट वैल्यू एग्रीगेट करके आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रूल 4। रूल 4 भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। इसमें कहता है कुछ क्लेम हैं जिनको आप जो है रिकवर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बिना लीव ऑफ कोर्ट के, ठीक है। क्या कह रहा है देखो कि नो कॉज एफ, यानी कि जो ऊपर हम पढ़ के आए रूल 3 में कि ऐसे ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमें ज्वाइन करने के लिए कोर्ट की लीव लेनी ज़रूरी होती है, ठीक है। ये बात कहाँ है, रूल 4 में। नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ कोर्ट बी ज्वाइंड विद द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि ज्वाइन करना पड़ेगा। एक्सेप्ट, अब आ गई एक्सेप्शन। 3 तरह की एक्सेप्शन में कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोर्ट की लीव लेने की, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो रूल 3 में पढ़ के आए हैं। तो रूल 3 और 4 इस चीज़ में कनेक्ट हो गई कि लीव ऑफ कोर्ट रूल 3 में तो देखा हमने कहीं पढ़ा, कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन 4 में लिख दिया है रूल में, तो ये साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या क्या हैं कि जो मीन प्रॉफिट हैं हम सेक्शन 2 के 12 में पढ़ के आए, अनलॉफुल पोजेशन पे, रॉन्गफुल पोजेशन पे जो प्रॉफिट्स कमाए गए हैं वो, और जो रेंट के आपको रेंट लेना है किसी प्रॉपर्टी से, किसी पर्सन से किसी प्रॉपर्टी पर, वो आप कॉज ऑफ एक्शन जोड़ सकते हैं बिना कोर्ट की लीव के। दूसरा कहता है ब्रीच, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है उसके डैमेजेस आपको लेने हैं, वो भी आप ले सकते हैं बिना कोर्ट की लीव के, उन कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस तरह से है जैसे मान लो कोई और सूट भी है, मान लो रिकवरी का ही है, सपोज कीजिए आपको प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है। एक हो गया रिकवरी का कॉज ऑफ एक्शन, एक हो गया डैमेजेस का, तो वो दोनों ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लीव ऑफ कोर्ट आपको ज़रूरत नहीं है। थर्ड सी बात करता है क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे कई सारे रिलीफ आ रहे हैं जो फिर डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन देते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रोवाइजो कहता है कि जो रिडम्पशन और फोरक्लोजर के सूट हैं, जो भी इस रूल में कहा गया है, तो फोरक्लोजर रिडम्पशन क्या, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपने लोन वगैरह या मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की थी और अब आपने लोन चुका दिया है, आपको वो प्रॉपर्टी वापस चाहिए, ठीक है, दोनों में, तो आप पोजेशन के लिए मांग सकते हैं मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का। तो इस रूल में कुछ भी आपको नहीं रोकेगा। ये है बैरक की लैंग्वेज। सिंपल में है कि इन सूट फॉर फोरक्लोजर और रिडम्पशन पार्टी कैन आस्क और पुट इनटू पोजेशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। इनमें जब आप ये सूट डालते हैं फोरक्लोजर का और रिडम्पशन का, तो आपको इस रूल में जो भी लिखा है वो कुछ प्रिवेंट नहीं करेगा फ्रॉम आस्किंग टू पुट इनटू पोजेशन, यानी कि उसको जो उसने जिस प्रॉपर्टी पे लोन लिया था वो चुका दिया है, अब उसको मॉर्टगेज प्रॉपर्टी वापस चाहिए, ठीक है। रूल 5 कहता है
क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर। देखो ये 3 पर्सन हैं, प्रीलिम में पूछ लेते हैं, फोर्थ मान लो कोई और दे दिया, और 3 ये हैं पर्सन्स, ठीक है, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर। अब इन तीनों से बात चल रही है, किसी की प्रॉपर्टी को देख रेख कर रहे हैं, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर, ठीक है। अब क्या है, 2 चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली हैं केवल, और इसमें कुछ नहीं। एक बार मैं आपको वैसे समझा देती हूँ, एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, हेयर है, ठीक है। ये हो गए किसी प्रॉपर्टी के, किसी से रिलेटेड, यानी कि कोई किसी की एस्टेट है, प्रॉपर्टी है आप ये मानिए, और पर्सनली भी तो वो कर सकते हैं ना कोई। तो ये कह रहा है कि एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, हियर और पर्सनली जो है उनका कोई, मान लो पर्सनली कोई अलग सूट कॉज ऑफ एक्शन है इनका रिगार्डिंग एस्टेट जिसके लिए वो काम कर रहे हैं वो है, उनको आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ये कहता है मेन रूल, ठीक है। नो क्लेम बाय, पहली लाइन लेते हैं, नो क्लेम बाय और अगेंस्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर एज सच जो भी हों शैल बी ज्वाइंट विद क्लेम बाय और अगेंस्ट हिम पर्सनली, ठीक है। पर्सनली वो एक कर रहे हैं और एक उनकी अथॉरिटी ये है। मान लो ए पर्सन है, एक तो उसका खुद का है, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन, क्लेम मान लीजिए, और ये है एज एग्जीक्यूटर, ए का एग्जीक्यूटर है मान लीजिए, और एक उसका आता है क्लेम किस तरह से, एग्जीक्यूटर की तरह, तो आप उनको ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन रूल में ही लिखा है अनलेस द लास्ट मेंशन्ड क्लेम आर एलिजिड टू अराइज विद रेफरेंस, यानी कि ये वाला पर्सनली जो है, अनलेस द लास्ट मेंशन जो भी है, टू द एस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट स्यू और इज स्यूट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हियर और आर सच एज ही वाज एंटाइटल्ड टू और लाइबल फॉर ज्वाइंटली विद द डिजीज्ड पर्सन whom he represents। देखो क्या कह रहा है, कब ज्वाइन कर सकते हो, ये हुआ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ज्वाइन कब करोगे, प्रॉपर्टी है जिसका वो एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, हेयर है, ठीक है, और इस चीज में आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि आप एग्जीक्यूटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हियर हैं, और आपकी लाइबिलिटी जो है डिजीज्ड पर्सन के साथ ज्वाइंटली है, यानी कि एक तो आप हो खुद और डिसीज्ड पर्सन दोनों साथ में ज्वाइंटली उनकी कोई लाइबिलिटी बन रही है। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो जिस प्रॉपर्टी का वो क्या है, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हियर, और सेकेंडली आपकी लाइबिलिटी डिजीज्ड पर्सन के साथ जो ये था, इनके आप बने हो इसकी एस्टेट के, ये मर चुके यानी कि डिजीज्ड पर्सन के साथ आपकी लाइबिलिटी ज्वाइंट है। दोबारा बता देती हूँ एक बार, नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर एज सच शैल बी ज्वाइंट विद क्लेम्स बाय और अगेंस्ट हिम पर्सनली, ये बात खत्म। अनलेस, जब तक लास्ट मेंशन क्लेम्स are alleged to arise with reference to the estate in respect of which the plaintiff or defendant sues or is sued as an executor, administrator or heir। ये है पहली चीज, ठीक है, ये है पहली चीज कि आप ये ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कब, जब आपकी लाइबिलिटी, आप इसके ये हो एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर, और आपकी पर्सनली बनती है वहाँ पे, इसने कहा ना अनलेस द लास्ट मेंशन क्लेम्स आर एलिजिड, यानी कि ये वाला क्लेम है जो पर्सनली, ये किसके रिगार्डिंग बन रहा है, प्रॉपर्टी के। अनलेस द लास्ट मेंशन क्लेम्स आर एलिजिड टू अराइज विद रेफरेंस टू द एस्टेट, ये पर्सनली वाला किससे है, एस्टेट से, इससे रिलेट करती हुई आपकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी है, आपका क्लेम है, ठीक है, आपका क्लेम है कौन सी प्रॉपर्टी से, जिसके आप एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, हियर हो, ये बाद में ही लिखा है, ऑफ विच स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच
द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट स्यूज और इज स्यूड, यानी कि या तो वो कर रहा है या उसके खिलाफ है, एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हियर। ठीक है, यानी कि इसका क्लेम है उस प्रॉपर्टी पर, यानी कि जिसके आप एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हियर हैं। ठीक है, अनलेस द लास्ट मेंशन क्लेम्स आर alleged to arise with reference to the estate in respect of which the plaintiff or defendant sue or is sued as executor, administrator here। ठीक है, और के बाद आप दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, आर सच एज ही वॉज एंटाइटल्ड टू, दूसरी चीज में जो ये पर्सन है, ये इनकी लाइबिलिटी किसी केस में डिजीज्ड पर्सन के साथ बन रही है। ठीक है, यानी कि ये भी और ये किन के साथ, डिजीज्ड पर्सन के साथ ज्वाइंटली लाइबिलिटी बन रही है। उस केस में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्या, पर्सनली और ये वाला क्लेम जो है। ठीक है, तो ये दो आ गई, इसके एक्सेप्शन थोड़ा चार्ट में समझिएगा, अगर नहीं आता है आपको ये पॉइंट फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूंगी। एक बार वो ले लेते हैं। कह रहा है एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर हियर है किसी प्रॉपर्टी का, एस्टेट का। ठीक है, उसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते उन्हीं के पर्सनली क्लेम से। ठीक है, अब कह रहा है अनलेस के बाद दो पॉइंट बताए मैंने, कर सकते हो जब वो क्लेम है उस प्रॉपर्टी का जिसके आप एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और हियर हो। दूसरी चीज, इन तीनों की ही लाइबिलिटी डिजीज्ड पर्सन के साथ बन रही है। सिंपल, प्रीलिम में ही आ सकता है, ये मेंस में नहीं बनेगा। ठीक है, इतना ही समझिएगा इसे। रूल 6 कहता है कि ठीक है आपने कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर दिया, लेकिन अगर कोर्ट ये देखता है कि वही एम्बेरस और डिले कर रहा है ट्रायल को या कन्वीनियंट नहीं होगा, तो सेपरेट ट्रायल भी कर सकता है, उसका ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, ऑर्डर 1 जब हमने पढ़ा तो हमने कौन सा किया था, रूल 2 और रूल 3A। ठीक है, हम पढ़ के आए हैं वहाँ पे भी। रूल 2 में प्लेंटिफ का जो है वो अलग अलग कर सकता है, एम्बेरस, डिले, ट्रायल वही वर्ड थे, और 3A में किसकी थी, डिफेंडेंट की, कि जहाँ डिफेंडेंट ज्वाइन हो गए वहाँ पे पावर है कोर्ट की सेपरेट ट्रायल ऑर्डर करे। यही सेम यहाँ है, बट यहाँ पे क्या है, कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद है रूल 7, ऑब्जेक्शंस एज टू मिस ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर मैंने आपको ऑर्डर 1 में बताया था क्या होता है मिस ज्वाइंडर, यानी कि ऑर्डर 1 और रूल 3 और रूल 1 को जो कन्फ्लिक्ट कर रहा है, फुलफिल नहीं हो रही रिक्वायरमेंट, वहाँ की ऑब्जेक्शंस। लेकिन यहाँ पे ये जो मिस ज्वाइंडर हैं ये क्या हैं, कॉज ऑफ एक्शन। वहाँ क्या था, पार्टी। ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन को जोड़ लिया गया है, लेकिन क्या था, नहीं होना चाहिए था, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्शन है कब लिया जाएगा, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर, और दूसरा सेटलमेंट, जो इशू सेटलमेंट होंगे उनसे पहले। तो ये दो चीज़ें हैं, ये आ जाएंगे रूल 7 में। तो ये हमारा इस पे ऑर्डर 2 जो इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए, ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ऑर्डर लेंगे। तो आपको कोई प्रोविज़न नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दिएगा, मैं दोबारा आपको बता दूँगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।